जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम 72nd बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। जनवरी 2025 से लेकर के अभी तक के सारे करंट अफेयर्स आप सभी को कराए जाएंगे। और ये पूरा इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है चहल एकेडमी के द्वारा, इसका नाम है मेरे संग। यानी कि चहल एकेडमी के इस प्रोग्राम मेरे संग के साथ जुड़िए और बीपीएससी 72nd का पूरा फुल फ्लेश तैयारी कीजिए, क्योंकि यहां पर पूरा फुल फ्लेश प्लानिंग, एक एक दिन की प्लानिंग डिसाइड की गई है। तो चहल एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे और देखेंगे हमारा रिवीजन सेशन। तो जनवरी 2025 का रिवीजन सेशन चल रहा है दोस्तों, और एक फास्ट ट्रैक मोड में, यानी कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है रिवीजन सेशन है। अगर हम लोग पीछे चलेंगे तो ये वाला साल आपका रह जाएगा। तो हम लोग एक फास्ट ट्रैक मोड पे रिवीजन सेशन लेकर के चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कोल्ड वेदर अपैरल डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ, यानी कि डीआरडीओ द्वारा विकसित शीतकालीन पोशाक का नाम क्या था? हिम कवच नाम है दोस्तों, हिम कवच, हिम कवच। ये देखिए क्यों बनाया गया था हिम कवच, क्योंकि जो हमारे सैनिक हैं जो बहुत ज्यादा कम तापमान में रहते हैं, जो हमारे सैनिक हैं जो लद्दाख वाले रीजन में, सियाचिन वाले ग्लेशियर वाले रीजन में रहते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर वाले जोन में रहते हैं, तो उनको एक पोशाक की जरूरत थी। तो -40 डिग्री सेल्सियस के इस तापमान को भी झेल सकता है, और 3 लेयर आपको यहां पे दिखाई देते हैं। 3 लेयर से बनाया गया ये पोशाक है, यानी कि सर्दी हमारे जवानों को छू भी नहीं सकती है। तो हिम कवच बनाया गया था हमारे डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया गया था 1958 में, 1958 में जिसको बनाया गया था। तो अत्यधिक ठंडे क्षेत्र के लिए विकसित किया गया था इसे, और सैनिकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। 3 लेयर आप लोगों को इसमें दिखाई देंगे। तो हिम कवच आप लोग नाम याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was appointed as the chairperson of the AFI Athletes Commission in 2025? अभी देखिए, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखना, अंजू बॉबी जॉर्ज एक बेहतरीन एथलीट है, बेहतरीन एथलीट है। ठीक है बच्चों, बेहतरीन एथलीट है। और ये आप देखोगे लॉन्ग जंप और हाई जंप करते हैं, और इन्हें चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है। इन्हें चेयरपर्सन, ठीक है बच्चों, चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है। किस चीज के चेयरपर्सन? तो एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया तो 1946 में बनाया गया था, ताकि भारत के एथलीट्स को इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग पहचान दे सके। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे कि पूर्व अंतरराष्ट्रीय एथलीट रह चुके हैं ये, और 2025 में इनकी नियुक्ति हुई है। नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। आप लोग बच्चों एक एक नोट्स बनाते चले, वन लाइनर्स बनाते चले, क्योंकि मेरे संग ये जो प्रोग्राम है आपको इतना ज्यादा सशक्त बना देगा कि आप लोग 72nd यानी 72वां बीपीएससी इजीली दे सकें। तो आप लोग एक एक लाइन के नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन जब आप लोग करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जनवरी 2025 तक महिला क्रिकेट में भारत की सबसे तेज ओडीआई शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों, स्मृति मंधाना बन चुकी है। स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना वनडे इंटरनेशनल में, वनडे का मतलब क्या होता है? जो 50, आप लोग देखोगे जो 50 ओवर का मैच होता है ना बच्चों, 50 ओवर का मैच, इसमें सबसे फास्ट शतक इन्होंने लगाया है। सबसे फास्ट शतक इन्होंने लगाया है, फास्ट सेंचुरी, यानी कि पहली फास्ट सेंचुरी बनाई, यानी कि 100 रन इन्होंने बनाए हैं। और ऐसा करने वाले भारत की पहली खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, भारत की पहली महिला खिलाड़ी। ठीक है बच्चे, महिला खिलाड़ी यानी कि क्रिकेटर, और दुनिया की दूसरी और विश्व की दूसरी खिलाड़ी बन चुकी हैं, विश्व की सेकंड प्लेयर बन चुकी हैं। ठीक है बच्चों, हाल ही में इनके नाम पे एक और रिकॉर्ड भी चढ़ा है, और वो रिकॉर्ड है कि इन्होंने भारत की, नॉट भारत की, ठीक है, एशिया की पहली खिलाड़ी बन चुके हैं जिसने 10,000 रन पूरे किए। एशिया की, एशिया की
पहली खिलाड़ी, ठीक है बच्चों, पहली खिलाड़ी बन चुकी हैं जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए, ठीक है, 10,000 रन पूरे कर चुकी हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और दुनिया की दूसरे रैंक पर आती है 10,000 रन पूरे करने वाली स्मृति मंधाना का नाम सभी आप लोगों ने जाना होगा। वर्ल्ड कप में भी इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। Which Indian railway innovation achieved a benchmark in a green energy technology? अभी देखिए, भारतीय रेल की कौन सी नवाचार यानी कि भारतीय रेल की कौन सी नवाचार यानी कि इनोवेशन उपलब्धि ने ग्रीन एनर्जी में मानक स्थापित किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन फ्यूल रन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल रन ट्रेन इंजन। अभी देखिए, जो ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने 2070 तक एक टारगेट रखा है, 2070 तक एक टारगेट रखा है कि हम लोग जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, जीरो कार्बन एमिशन हम लोग करने वाले हैं, ये टारगेट हम लोगों ने रखा हुआ था, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हमें ग्रीन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो हरित ऊर्जा है, जो कि प्रदूषण बहुत ही कम फैलाए या फिर प्रदूषण ना ही फैलाए। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन से चलने वाली हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली ट्रेन बना रहे हैं, यानी कि इंजन बना रहे हैं, नहीं बना नहीं रहे हैं, बना लिया है, ठीक है, इंजन बना लिया है हम लोगों ने, ठीक है। और हम लोगों ने ट्रायल किया कहां से कहां तक बच्चों? तो जिंद से लेकर सोनीपत के बीच में ट्रायल किया। जिंद जो कि हरियाणा में है, आप सभी को पता है, और सोनीपत जो कि हरियाणा में है, ठीक है बच्चों, सोनीपत। तो जिंद और सोनीपत दोनों के बीच में हम लोगों ने इसका ट्रायल कर लिया है। 2025 में जनवरी, जब मैं आपको बता रहा हूं कि हम जनवरी से कवर कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन अभी जनवरी 2026 में ये प्रोजेक्ट शुरू होके स्टार्ट भी हो चुका है। तो हाइड्रोजन से क्या बनाया जाएगा भैया? इंजन चलाया जाएगा, हाइड्रोजन से इंजन। तो यहाँ पे पानी का टैंक लगे होंगे इस पूरे इंजन के ऊपर, और उसी पानी से हाइड्रोजन को लेकर के, ये हाइड्रोजन को लेकर के यानी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके ये ट्रेन चलाई जाएगी, और जिंद और सोनीपत में चलाई जा रही है पहली बार, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो ये एक बेंचमार्क है कि हम लोगों ने ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का सोचा था, और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which organization developed space docking technology in January? ठीक है, जनवरी 2025 में स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी किसने बनाया है? तो स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चों, टेक्नोलॉजी होता क्या है, ठीक है बच्चों, टेक्नोलॉजी होता क्या है, पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। दो स्पेस क्राफ्ट है ऊपर, उपग्रह है, जैसे मान लीजिए कि ये एक उपग्रह है, ठीक है, ये एक उपग्रह है, ठीक है, और ये भी एक उपग्रह है, यहां पर ये भी एक उपग्रह है, ठीक है। ये दोनों स्पेस में एक दूसरे के साथ संपर्क कैसे करेंगे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का स्पेस में संपर्क करेंगे, कैसे करेंगे? इस टेक्नोलॉजी को हम लोग स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे मिलेंगे और डॉक करेंगे, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ अपना संपर्क साधेंगे। संपर्क साधने का मतलब क्या होता है भाई साहब? कांटेक्ट बनाएंगे, और कांटेक्ट में क्या होगा, अगर किसी एक का फ्यूल खत्म होगा तो एक दूसरे को और दूसरा पहले को फ्यूल दे सकता है, फ्यूल शेयर कर सकता है, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग, फ्यूल यानी कि ईंधन शेयर कर सकता है। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई साहब? तो आप लोग देखोगे स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी, जनवरी में इसको सफल परीक्षण हम लोगों ने कर दिया है, और ये इसरो ने बनाया है, ये इसरो ने बनाया है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जिसको 1969 में हम लोगों ने डेवलप किया था। इसरो को हम लोगों ने 1969 में डेवलप किया था, और ये इसरो ने एक मिशन सेट किया था, स्पेडेक्स मिशन, ठीक है बच्चों, स्पेडेक्स मिशन, स्पेडेक्स मिशन शुरू किया था। तो स्पेडेक्स मिशन के अंडर ही आप लोग क्या देखोगे, ये पूरा पूरा कारनामा किया गया है। तो इसरो ने एक स्पेडेक्स मिशन शुरू किया था, और वो स्पेडेक्स मिशन में क्या करना था अपने लोगों को, कि स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी बनाई है हम लोगों ने, ताकि अंतरिक्ष में जाकर के दो स्पेस आपस में बातचीत कर सके, कांटेक्ट स्थापित कर सकें, जिसके लिए वो फ्यूल शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ ईंधन शेयर करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, What is the world's most powerful reusable rocket launched by Blue Origin? Blue Origin एक कंपनी है बच्चों, इसने दुनिया का सबसे पावरफुल रीयूजेबल रॉकेट यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसको हम लोग दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं, एक ऐसा रॉकेट जिसको हम दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च्ड बाय ब्लू ओरिजिन? ब्लू ओरिजिन में दुनिया का सबसे पावरफुल रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? न्यू ग्लेन, न्यू ग्लेन, ठीक है बच्चों, न्यू ग्लेन, यानी कि उसको दोबारा से पुनः इस्तेमाल किया जा
सकता है। ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है भाई साहब? ठीक है, कौन है इसका ऑनर? तो जेफ बेजोस। ठीक है, क्या नाम है इनका? जेफ जेफ बेजोस इनका नाम है, जेफ बेजोस। ठीक है, बेजोस इनका नाम है। तो आप लोग क्या देखोगे, जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने रीयूजेबल यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसको पुनः हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बनाया है, और उसका नाम क्या है? न्यू ग्लेन रॉकेट। क्लियर पॉइंट बच्चों? ये हैवी लिफ्ट यानी बहुत भारी भरकम वजन को भी उठा करके लेके जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो उसको अभी अनाउंस किया गया था जनवरी 2025 में, याद रखना, घोषणा की गई थी 2025 के अंदर में। और इसको लॉन्च कब किया जाएगा? अभी अंदाजा है कि फरवरी लास्ट आते आते यानी फरवरी लास्ट 2026। डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन इतना तभी कहा गया था कि 2026 का जो फरवरी होगा तब तक हम लोग इसको क्या लॉन्च कर रहे होंगे। तो 2000 फरवरी तो भैया लास्ट आ ही गई, अब देखते हैं कब तक लॉन्च होता है, होता भी है कि नहीं होता है, क्या अब तो और ज्यादा समय ले, लेकिन ऐसा अनाउंसमेंट तो किया गया था। चलिए बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप होस्ट सिटी? खो खो जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें भारत जीता था, उसका इनॉग्रल मैच कहां पे किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। इनॉग्रल मैच का मतलब क्या होता है? पहला मैच। ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप का, खो खो विश्व कप। ठीक है बच्चों, खो खो विश्व कप का शुरुआत कहां से किया गया था? तो दिल्ली से किया गया था। ठीक है बच्चों, शुरुआत दिल्ली से हम लोगों ने की थी। ठीक है, और इसमें जीते कौन थे? तो भारत की ही महिला पुरुष दोनों खिलाड़ी आप लोग देखोगे जीतते हुए। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बढ़ लेते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, तो ज्यादा इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, हु रिसीव्ड ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड फ्रॉम सिंगापुर इन जनवरी 2025? ठीक है, अभी देखिए, ऑनरेरी अवार्ड यानी 2025 में, जनवरी 2025 में सिंगापुर से ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड किसे मिला है? सबसे पहले देखते हैं कि अवार्ड क्या होता है। ऑनरेरी सिटीजन एक ऐसे नागरिक को दिया जाता है, भारतीय नागरिक को, जिसने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है, यानी कि उम्दा कार्य के लिए अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, तो उसको क्या ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड दिया जा रहा है। ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड दिया जा रहा है किसके द्वारा? तो सिंगापुर के द्वारा। ठीक है बच्चों, सिंगापुर के द्वारा। वो कौन है? तो तरुण दास जी हैं, तरुण दास जी हैं। ठीक है बच्चों, याद रखें, तरुण दास जी हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी जिम्मेदारियां अपनी निभाई हैं सिंगापुर के साथ, भारत के संबंधों को डेवलप करने के लिए। ठीक है, सिंगापुर और भारत के संबंधों को बहुत अच्छा इन्होंने डेवलप किया हुआ है। ठीक है बच्चों, याद रखना, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। ठीक है, याद रखेंगे। तो सिंगापुर से ऑनररी सिटीजनशिप का अवार्ड मिला है तरुण दास जी को। आगे देख लेते हैं, What is the new pension amount for Odisha's emergency detainees announced in 2025? 2025 में उड़ीसा के इमरजेंसी बंदियों के लिए नई पेंशन राशि कितनी घोषित की गई है? देखिए बच्चों, जो इमरजेंसी घोषित की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 से लेकर के 1977 में। ठीक है बच्चों, 1975 से लेकर के 1977 के बीच में, ठीक है, 77 के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, बहुत सारे नेता जिन्हें इन्हें जेल में डाल दिया गया था, बंदी बना लिया गया था। ठीक है बच्चों, याद रखना, बंदी, उनके लिए पेंशन योजना चलाई गई है, किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा। और अभी आप लोग देखोगे कितनी पेंशन, तो 20,000 रुपए की जो पेंशन है ना, वो आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो 20,000 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी, और ये उड़ीसा सरकार की एक अनोखी पहल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है। ठीक है बच्चों, हर महीने दिए जाएंगे 20,000 रुपए। ठीक है, याद रखना, हर महीने, इंपॉर्टेंट बात है। तो उड़ीसा के इमरजेंसी बंधुओं के लिए नई पेंशन राशि कितनी घोषित की गई है? तो 20,000 रुपए घोषित की गई है। आगे देख लेते हैं, विच पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड बाय द जेलियांगरोंग? ठीक है, जेलियांगरोंग कम्युनिटी इन मणिपुर। तो देखिए बच्चों, मणिपुर में एक जेलियांगरोंग समुदाय है, जेलियांगरोंग समुदाय, जेलियांगरोंग समुदाय। ठीक है बच्चों, जेलियांग रोंग, जेलियांग रोंग समुदाय, समुदाय। अब देखिए, पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है? पोस्ट हार्वेस्ट त्योहार क्या होता है? यानी फसल की कटाई, फसल की कटाई का त्योहार। ठीक है बच्चों, फसल की कटाई के बाद का त्योहार, कटाई के बाद का त्योहार, यानी फसल जब कटती है ना, तो खुशियां मनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे त्योहार मनाया जाता है। क्लियर है बच्चों, याद रखना। तो कौन सा त्योहार का नाम है? ठीक है, याद रखना, जेलियांगरोंग, जेलियांगरोंग, जेलियांगरोंग। ठीक है बच्चों, तो मणिपुर के जेलियांगरोंग समुदाय ने एक कौन सा पोस्ट हार्वेस्ट यानी फसल की कटाई जब होती है तो उसकी खुशी में त्योहार मनाया, तो कौन सा त्योहार है? तो देखो बच्चों, गांग नगई फेस्टिवल, गांग नगई फेस्टिवल, ये जनवरी में मनाया
मनाया गया है, लेकिन आमतौर पे आप लोग देखोगे दिसंबर और जनवरी दोनों महीनों में मनाया जाता है, दोनों में से किसी भी एक महीने में मनाया जा सकता है। तो 2025 का हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं, तो आप लोग देखोगे कि 2025 का करंट अफेयर में हम लोग ये देख रहे हैं कि जनवरी और दिसंबर में मनाया जाता है, लेकिन जनवरी में मनाया गया है। ठीक है बच्चे, याद रखना, नाम याद रख लेना, जेलियांगरोंग समुदाय, जेलियांगरोंग समुदाय और मणिपुर समुदाय। ठीक है, मणिपुर से कुछ लोग यहाँ पर असम में भी दिखाई देंगे इस समुदाय से, कुछ लोग आप लोगों को ये आपका मणिपुर हो गया, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत सारे आप लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, विच रिवर्स हिस्टोरिक बिल्डिंग वर रिकॉग्नाइज्ड ऑन 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच। ठीक है, कौन सी नदी ऐतिहासिक भवनों को, कौन सी नदी के ऐतिहासिक भवनों को, यानी कि एक ऐसी नदी है जिसके ऐतिहासिक भवन, जिसमें बहुत सारे ऐतिहासिक भवन बने हुए हैं। ठीक है, 2025 ऐतिहासिक भवनों को 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच में शामिल किया गया। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच यानी उन बिल्डिंगों को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है जिनको जरूरत है संरक्षण की। ठीक है, याद रखना, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट, ये वो लिस्ट है बच्चों, ये वो लिस्ट है जिसमें उन उन बिल्डिंगों को शामिल किया जाता है इस लिस्ट में जिन्हें जरूरत है, जिन्हें मरम्मत की जरूरत है, जिन्हें संरक्षण की जरूरत है। ठीक है बच्चों, संरक्षण की जरूरत है। तो यहां पे आप लोग देखोगे कि कौन सी नदी के ऐतिहासिक भवनों को 2025 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में शामिल किया गया। तो आप देखोगे मूसी नदी, मूसी नदी, मूसी नदी तेलंगाना राज्य में आप लोगों को बहती हुई नजर आएगी। ठीक है, मूसी नदी तेलंगाना, ठीक है बच्चों, तेलंगाना में आप लोगों को बहती हुई नजर आएगी। ठीक है, और हैदराबाद शहर आप लोग देखोगे इसी नदी के किनारे पे बसा हुआ, और कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है बच्चों, मूसी नदी तेलंगाना राज्य में है, हैदराबाद शहर इसी के किनारे बसा हुआ है, और कृष्णा नदी की सहायक नदी आप लोग इसको देखोगे। ठीक है बच्चे, व्हाट डिड पीएम मोदी डिस्कस इन फर्स्ट मन की बात 2025। देखिए, मन की बात 2025 क्या है। मन की बात 2025 एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी हमारे देशवासियों से बातचीत करते हैं, डायरेक्ट संबोधित करते हैं। तो मन की बात, ठीक है, मन की बात, ये कब शुरुआत किया गया था, तो 2014 में शुरू किया गया था इस प्रोग्राम का। ठीक है, 2014 में। और किस जरिए से पीएम मोदी बात करते हैं, तो रेडियो आकाशवाणी जो होता है ना, ठीक है, उससे। ठीक है, आकाशवाणी रेडियो के जरिए, आकाशवाणी रेडियो के जरिए। ठीक है बच्चों, आकाशवाणी रेडियो, आकाशवाणी रेडियो। ठीक है बच्चे, आकाशवाणी रेडियो के जरिए 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल हमारे देशवासियों को संबोधित करते आए हैं। तो 2025 में इन्होंने किस टॉपिक पे बात की थी, 2025 में इन्होंने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के ऊपर, फिर बात की थी डेमोक्रेसी यानी कि हमारे लोकतंत्र के ऊपर, फिर बात की थी हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर, अंतरिक्ष तकनीक के ऊपर। उसके बाद इन्होंने बात की थी एनिमल ह्यूमन हार्मोनी के ऊपर, यानी मानव पशु समरसता के ऊपर, यानी कि मानव और पशुओं के बीच में ना एक अच्छा रिश्ता होता है, जैसे गाय भैंस हो गए, जीव जंतु हो गए, सभी मानव जीवन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मानवों को भी इनके जीवन को सपोर्ट करना चाहिए। तो आप देखोगे संविधान, डेमोक्रेसी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ह्यूमन एनिमल हार्मोनी बात के ऊपर बात किया था, यानी संविधान, लोकतंत्र, अंतरिक्ष तकनीक और मानव पशु समरसता के ऊपर बात किया था मन की बात जो 2025 में किया गया था उसमें। ठीक है बच्चों, और 2014 से शुरुआत की गई थी, इसका आइडिया प्रशांत किशोर ने दिया था ताकि लोगों से डायरेक्ट जुड़ा जा सके। ठीक है बच्चे, चलिए, भारत की पहली ईवीटोएल, ईवीटोएल, ठीक है बच्चों, ईवीटोएल एयर टैक्सी शून्य किस कंपनी ने लॉन्च की है। ठीक है बच्चों, याद रख लेना आप लोग, क्लियर पॉइंट। अब ईवीटीओएल का मतलब क्या होता है, ईवीटोल, ई का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, वी का मतलब क्या होता है, वर्टिकल, यानी कि सीधा ऐसे उड़ेगी। ठीक है, सीधा, वर्टिकल, ठीक है बच्चों, वर्टिकल यानी कि सीधा उड़ने वाली। ठीक है, वर्टिकल, ठीक है, और वर्टिकल हो गया। टी का मतलब क्या होता है, टेक ऑफ, टी का मतलब क्या होता है, टेक ऑफ। ठीक है बच्चों, टेक ऑफ यानी कि उड़ने वाली, टेक ऑफ का मतलब उड़ने वाली, टेक ऑफ एंड लैंड, एंड लैंड यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि तेल पेट्रोल पे नहीं चलता है। दूसरा देखोगे, वी वर्टिकल जाएगा, वर्टिकल टेक ऑफ करेगा, वर्टिकल टेक ऑफ करेगा, और लैंड भी वर्टिकल करेगा, यानी कि इसको रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता है ना, प्लेन वगैरह रनवे पे दौड़ती है, फिर ऐसे धीरे धीरे उड़ती है, रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर बच्चों, तो ये एक ऐसी एयर टैक्सी है, एयर टैक्सी है, याद रखना, ईवीटीओएल। तो किसने बनाया है इसे,
तो सरला एविएशन कंपनी ने बनाया है, सरला एविएशन कंपनी ने बनाया है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, तो शून्य, नाम क्या है इसका, शून्य एयर टैक्सी, शून्य एयर टैक्सी, ठीक है बच्चों, शून्य एयर टैक्सी हम इसको कहते हैं, शून्य एयर टैक्सी हम इसको कहेंगे। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखेंगे। कितने यात्री बैठ सकते हैं, तो 6 पैसेंजर्स इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है, याद रखना, और उड़ सकते हैं। तो आप लोग क्या देखोगे कि ईवीटीओएल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग है, ठीक है बच्चों, शून्य नाम है इसका। इंडिया ने पार्टनरशिप किया है, इंडिया पार्टनर विद विच कंट्री फॉर जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी के लिए, यानी कि भूतापीय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा क्या होता है। देखिए बच्चों, भूतापीय ऊर्जा का मतलब होता है जमीन के अंदर जो हीट है ना, उसका इस्तेमाल करके, गर्मी उसका इस्तेमाल करके हम लोग बिजली बनाते हैं, तो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो आइसलैंड जो है ना, भूतापीय ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, सबसे ज्यादा भूतापीय ऊर्जा आपको आइसलैंड में ही मिलती है, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा आपको यहीं पर ही मिलती है। तो भारत ने क्या किया, जियोथर्मल एनर्जी के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किया है, तो आइसलैंड के साथ पार्टनरशिप किया है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। तो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आइसलैंड का जो कैपिटल है वो क्या है, ठीक है, रेक्साविक, 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 ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 2 डे कंसल्टेशन ऑन AIRAM, ठीक है, कहां पे किया गया, AIRM, ARAM यानी AI राम पर 2 दिवसीय परामर्श कहां पे किया गया। AI राम आर्टिफिशियल राम, ठीक है बच्चों, आर्टिफिशियल राम जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा तकनीक है, उस पर बातचीत करने के लिए हम लोगों ने कहां पे, बेंगलुरु पे 2 दिवसीय एक समिट बैठी, 2 दिवसीय, ठीक है बच्चों, याद रखना। 2 डे, 2 दिन का एक कंसल्टेशन, कंसल्टेशन मीटिंग कह सकते हो या फिर सम्मेलन कह सकते हो, ठीक है बच्चों, सम्मेलन कहां पे बैठाया गया, तो बेंगलोर में बैठाया गया, ठीक है, याद रखना, बेंगलोर में। क्लियर पॉइंट, याद रखेंगे। और बेंगलोर के बारे में बात कर लेते हैं, तो बेंगलोर को आईटी हब भी कहा जाता है, बेंगलोर इसरो का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है बच्चे। और बेंगलोर में आप लोग देखोगे इस तरीके की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जाती है। चलिए, अमेरिका ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, ठीक है। अभी देखिए टिकटॉक आपको पता है, ठीक है, टिकटॉक वो कंपनी है, अमेरिका ने क्या किया है, टिकटॉक को बंद कर दिया है, टिकटॉक। भारत ने तो बहुत पहले ही बंद कर दिया था, ठीक है, लेकिन अभी अमेरिका ने इस पे बैन लगा दिया है टिकटॉक के ऊपर। तो ज्यादा आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग छोटी मोटी चीजें याद रख लेना, क्योंकि देखो चाइना और अमेरिका का जो 36 का आंकड़ा चलता है, तो भैया ये टिकटॉक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका था कि हर देश में, यहाँ पे टिकटॉक ने तो न जाने हजारों क्रिएटर्स पैदा कर दिए। टिकटॉक जब बंद हुआ तो ही तो रील वाला सिस्टम शुरू हुआ इंस्टाग्राम पे, तो आप देखोगे कि टिकटॉक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था। और ये क्या है, ये तो एक एप्लीकेशन है ना भाई साहब, ये शॉर्ट वीडियो बनाने का प्लेटफॉर्म था, एप्लीकेशन ही तो है। इसकी तो मूल कंपनी थी वो कौन सी थी, बाइट डांस, ठीक है बच्चों, कौन सी, किस कंपनी का पार्ट था, तो बाइट, बाइट डांस कंपनी का पार्ट था, ठीक है बच्चों। तो बाइट डांस डांस कंपनी के टिकटॉक पे अमेरिका ने अस्थायी रूप से क्या कर दिया भाई साहब, प्रतिबंध लगा दिए हैं। चलिए, हु बिकेम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इनके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, ठीक है, याद रखना। ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं और 42nd यानी कि 47वें राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है, और इनका ये सेकंड टेन्योर है, यानी कि दूसरा कार्यकाल है। क्लियर बच्चों, याद रखेंगे। ये 35वें नहीं 45वें राष्ट्रपति के रूप में और 47वें राष्ट्रपति के रूप में 2 टर्म इन्होंने एंजॉय किया है। विच कंट्री बिल्ड विच कंट्री बिल्ड तियानशन सेंगली टनल, तियानशन सेंगली टनल। यहां पे देखिए तियानशन संगली सुरंग कौन सा देश बना रहा है, सियानशन संगली सुरंग कौन सा देश ने बनाई है, तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चाइना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, चाइना। अभी देखिए एशिया का सबसे बड़ा सुरंग है ये, एशिया की सबसे बड़ी सुरंग, एशिया की सबसे बड़ी सुरंग है ये, ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी सुरंग, सबसे बड़ी सुरंग। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे इस सुरंग के बारे में कि ये कहां पर बनाया गया है, तो जिनजियांग एरिया में, ठीक है बच्चों, जिनजियांग एरिया में, ठीक है बच्चों, याद रख लेना, जिनजियांग एरिया में बनाए गए हैं, ठीक है बच्चों, जिनजियांग
एरिया में बनाया गया है। ठीक है, नाम क्या है बच्चों? तो तियानशन शिंगली सुरंग। क्लियर है बच्चों, याद रखना, चाइना ने बनाया है और एशिया का सबसे बड़ा सुरंग है। बीजिंग एशिया की कैपिटल आप लोगों को दिखाई देगी। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन हिंदू सेकंड लेडी ऑफ यूएस। ठीक है, देखिए फर्स्ट लेडी कौन होता है? राष्ट्रपति की वाइफ। फर्स्ट लेडी कौन होता है? फर्स्ट लेडी कौन होता है? तो राष्ट्रपति की वाइफ होती है। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति की वाइफ, वाइफ ऑफ प्रेसिडेंट, वाइफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो सेकंड लेडी कौन होता है? वाइफ ऑफ। ठीक है, सेकंड लेडी कौन होता है? सेकंड लेडी कौन होता है? तो वाइफ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, वाइफ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट होगी भाई साहब? क्योंकि ये भारतीय मूल की नागरिक है। ठीक है, नॉट नागरिक, ये भारतीय मूल की है, यानी कि इंडियन है। तो उषा वानसे अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी हिंदू सेकंड लेडी के रूप में बनी। हिंदू है, ठीक है बच्चों, हिंदू है और ये भारतीय है, हिंदू है और ये उपराष्ट्रपति की पत्नी भी है, इसलिए इनको सेकंड फीमेल का दर्जा दिया गया है। ठीक है बच्चों, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को मैं बताता चल रहा हूं। और फास्ट ट्रैक रिवीजन है बच्चों, इसलिए आप लोगों को बहुत तेजी से चलना पड़ेगा। विच ग्लेशियर इन नेपाल में वेनिश बाय 2040, यानी कि 2040 तक जाते आते कौन सा ग्लेशियर नेपाल का पिघल जाएगा? नेपाल का कौन सा ग्लेशियर पिघल जाएगा 2040 आते आते, खत्म हो जाएगा? तो यला ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? तो बच्चों यला ग्लेशियर खत्म हो जाएगा। नेपाल हिमालय में स्थित ये यला ग्लेशियर कहा जा रहा है। जिस तरीके ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से पूरा विश्व हमारा हीट हो रहा है, ग्लोब हीट हो रहा है, आप लोग क्या देखोगे? ये ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलता जाएगा। जलवायु परिवर्तन का आप लोगों को यहाँ पे बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, हिमालय को एशिया का जल टावर भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री गॉट ब्रिक्स पार्टनर स्टेटस? किस कंट्री को ब्रिक्स का पार्टनर स्टेटस बनाया गया है, पार्टनर बनाया गया है? ठीक है बच्चों, ब्रिक्स की बात कर ले। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म में ही देख लेते हैं। बी का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्राजील। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्राजील। आर का मतलब क्या होता है? रशिया। ठीक है बच्चों, आई का मतलब क्या होता है? इंडिया। सी का मतलब क्या होता है? चाइना। ठीक है, ये सभी मिलकर के 2009 में उन्होंने ब्रिक बनाया। क्या बनाया उन्होंने? ब्रिक बनाया, ब्रिक। लेकिन 2010 में कौन आ गया भाई साहब? साउथ अफ्रीका आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया। इसलिए 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ने से ब्रिक क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया, ब्रिक्स बन गया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे 2009 में बनाया गया था और ये अभी इसमें 11 मेंबर हैं, 11 मेंबर हैं। और जो स्टार्ट किया गया था ना, तब इसके मात्र और मात्र 5 मेंबर थे। ठीक है, पांचों के मेंबर के नाम से ही तो ब्रिक्स बनाया गया है। तो अभी आप लोग देखोगे नाइजेरिया। ठीक है, नाइजेरिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, अभी हाल ही में पार्टनर बना है ब्रिक्स का। क्लियर पॉइंट याद रखना। नाइजेरिया की कैपिटल की बात करें तो अजूबा नाइजेरिया की कैपिटल है। ब्रिक्स में पहले से 5 देश हुआ करते थे, जो कि इनके फाउंडिंग मेंबर के रूप में आप इनको जानते हो। ठीक है बच्चे, तो नाइजीरिया का नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, ट्रंप अनाउंस्ड व्हाट अबाउट क्रिप्टो करेंसी। देखिए बच्चों, क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, बहुत ही टैक्स वगैरह में धांधली की जाती थी। इस वजह से ट्रंप ने यहाँ पे क्या किया? क्रिप्टो करेंसी वर्किंग ग्रुप बना दिया, ताकि क्रिप्टो करेंसी पे नजर रखा जा सके और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बेहतरीन डिसीजन लिए जा सके। तो ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैसले लिए थे, जो कि धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी जो कि एक डिजिटल मुद्रा है, यानी कि डिजिटल करेंसी है, उसको रेगुलेट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी वर्किंग ग्रुप यहां पर बना दिया गया है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। What renaming happened in Gulf of Mexico? गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम क्या है? यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला गया है बच्चे, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला गया है, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है, नया नाम। तो गल्फ ऑफ अमेरिका इसका नाम रखा गया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बच के गल्फ ऑफ अमेरिका रखा गया है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। उत्तरी अमेरिका के पास स्थित है ये, और ये अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। मैक्सिको एक लैटिन अमेरिकी देश है। क्लियर बच्चों, मैक्सिको नाम याद रख लेना, मैक्सिको। अभी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की इस पे नजर गड़ा के रखा हुआ है भाई, डोनाल्ड ट्रंप एकदम कि भैया
पकड़ के मतलब निचोड़ देंगे। धीरे धीरे करंट अफेयर कवर करूंगा ना तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। विच इंडियन प्रोडक्ट गॉट जीआई टैग? जीआई टैग की बात करें, जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि भौगोलिक संकेत, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, क्लियर बच्चों, यानी भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक, भौगोलिक, ठीक है बच्चों, भौगोलिक संकेतक, संकेतक, ठीक है बच्चों, संकेतक, यानी कि जीआई टैग। होता क्या है ये जीआई टैग, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी एरिया, किसी क्षेत्र का कोई विशेष उत्पाद होता है, विशेष प्रोडक्ट होता है, उसको पहचान दिलाने के लिए उस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है बच्चों, जीआई टैग दिया जाता है। तो किसको दिया गया है अभी? निकोबार का, ठीक है, निकोबार का एक वर्जिन कोकोनट ऑयल को। वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या होता है? एकदम शुद्ध, कुछ भी मिलावट नहीं है उसमें, ठीक है, शुद्ध नारियल का तेल, कोई भी मिलावट नहीं है, पेड़ से उतारा नारियल, उससे हम लोगों ने तेल बना लिया। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल को यहां पर जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है बच्चों। तो वर्जिन नारियल तेल निकोबार का जीआई टैग मिल चुका है, भौगोलिक संकेत मिल चुका है। यह उत्पाद की क्षेत्रीय पहचान दर्शाता, सभी को पता है, और जीआई रजिस्ट्रेशन चेन्नई में होता है, यह भी आप सभी को पता है। अब आप लोग देखोगे जीआई एक्ट, जीआई एक्ट जो आया था, ठीक है, तो वो कब आया था? 1999 में आया था, और तभी से हम लोग ने क्या किया है, जीआई जो उत्पादन है उस क्षेत्र के, उसको जीआई टैग देना शुरू कर दिया है। अब उसके बाद देखोगे, पहला दार्जिलिंग की चाय, ठीक है बच्चों, पहला हमारा जीआई टैग कौन सा था? दार्जिलिंग, ठीक है बच्चों, दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग टी जो है, इसको मिला था जीआई टैग पहला वाला, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है आपका, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सेलिब्रेट्स स्टेटहुड डे। 21 जनवरी को हम लोग स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं। 21 जनवरी 2025 को किन पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य दिवस मनाया जाता है? ठीक है बच्चों, तो याद रखना 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी को बनाए गए थे, ठीक है बच्चों। 21 जनवरी को तीनों के तीनों राज्य, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, तीनों के तीनों राज्यों को 1972 में बनाया गया था, ठीक है बच्चों, याद रखेगा। तो इसीलिए ये तीनों के तीनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि सेलिब्रेट करते हैं स्टेटहुड डे, स्टेटहुड डे, क्लियर है पॉइंट बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फेस्टिवल इन आंध्र प्रदेश फोकसेस ऑन बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी यानी कि पक्षी, यानी कि जैव विविधता, जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जीव जंतुओं को जो प्रजातियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, संरक्षण देने के लिए कौन सा यहां पर त्योहार मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में कौन सा त्योहार जैव विविधता को केंद्रित है? तो आप लोग याद रखना बच्चों, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, ठीक है बच्चों, फ्लेमिंगो त्योहार आप लोग देखोगे। ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल क्या है? फ्लेमिंगो एक पक्षी का प्रकार जो कि प्रवासी है, दूसरे देशों से उड़ करके हमारे यहाँ पर आता है, तो उनके लिए यहाँ पे उनके आने का संकेत है कि वो एक अच्छी खबर आने वाली है, उनके आने का संकेत ही है। तो जब वो आते हैं तो त्योहार मनाने लग जाते हैं, और हम सभी। तो आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को 2014 में अलग किया गया था, हैदराबाद कैपिटल बन चुकी थी तेलंगाना की, और अमरावती आप लोग देखोगे कैपिटल आंध्र प्रदेश की, ठीक है। यहाँ पे कृष्णा नदी बहती है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देख लेते हैं। 54th स्टेटहुड डे सेलिब्रेटेड बाय विच स्टेट? यानी कि 25 जनवरी 2024 को 54वां राज्य दिवस किस राज्य ने मनाया? 54वां राज्य दिवस किस राज्य ने मनाया है? तो बच्चों 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश बनाया गया था, हिमाचल प्रदेश, क्लियर बच्चों, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखना, हिमाचल प्रदेश। अभी जो हिमाचल प्रदेश है बच्चों, याद रखेंगे, 25 जनवरी को क्या मनाता है? 25 जनवरी को क्या मनाता है? राज्य दिवस मनाता है। क्या मनाता है? तो राज्य दिवस मनाता है, सेलिब्रेट करता है। और ये 18वां राज्य बना था हमारे भारत का, 18वां राज्य बना था हमारे भारत का, और 1971 में इसको बनाया गया था, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो हिमाचल प्रदेश ने अपना 54वां 54th स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया था, और कब किया था? 2025 में किया था, याद रखना। अभी ये 55वां, ठीक है, 55वां स्टेटहुड डे, ठीक है, याद रखना, 55वां स्टेटहुड डे यानी कि राज्य दिवस मनाया है, ठीक है, राज्य दिवस मनाया है 2026 में, ठीक है बच्चों, क्योंकि हम ये करंट अफेयर पढ़ रहे हैं 2025 का, तो ये 54वां मना चुका है 2025 में, इस साल जो आपका 55वां मना रहा है, क्लियर पॉइंट, याद रखना। शिमला सभी को पता है, घूमने वाली जगह, बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत। आरबीआई ने अप्रूव किया एक्सपेंशन ऑफ विच बैंक? आरबीआई ने किस बैंक
को अप्रूव किया है एक्सपेंड करना, ठीक है, एक्सपेंशन। तो याद रखना एचएसबीसी बैंक, एचएसबीसी बैंक, एचएसबीसी बैंक यानी कि हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, हांगकांग, ठीक है बच्चों, हांगकांग नाम याद रखना, हांगकांग, ठीक है, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, हांगकांग शंघाई, शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है बच्चों, बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ये बनाया कब गया था, ये बनाया कब गया था बच्चों, कॉर्पोरेशन ये बनाया गया था 1865 में, ठीक है, बैंकिंग कॉर्पोरेशन ये कब बनाया गया था, तो 1865 में बनाया गया था, ठीक है बच्चों, 1865 में इसको बनाया गया था। तो आरबीआई ने इसको मंजूरी दी है कि भारत में आप 20 और शाखाएं खोल सकते हो, 20 क्या शाखाएं खोल सकते हो, ये आपको परमिशन दी जाती है। तो आरबीआई ने भाई साहब परमिशन दे दिया एचएसबीसी को, यानी कि शंघाई हांगकांग एंड शंघाई कॉर्पोरेशन, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को, जो कि 1865 में बनाया गया था। आरबीआई की बात कर लेते हैं तो केंद्रीय बैंक का सभी को पता, 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और किस कमीशन ने इसकी स्थापना की थी, करवाई थी, तो हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है बच्चों, क्या नाम है, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश की थी कि भैया बना दो, क्या बना दो, केंद्रीय बैंक बना दो, किसको बना दो, आरबीआई को बना दो, ठीक है बच्चों। और आरबीआई एक्ट 1934 पास किया गया था, 1934 का आरबीआई अधिनियम। राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है कौन सा सिस्टम, राजनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सी रक्षा प्रणाली सिस्टम वो लॉन्च किया है, ठीक है बच्चों, क्या देखने के लिए, तो बैटलफील्ड सर्विलेंस देखने के लिए। बैटलफील्ड सर्विलेंस का मतलब क्या होता है, युद्ध के मैदान पे नजर रखने के लिए। अभी देखिए, युद्ध के मैदान पे एक सिस्टम ऊपर रखा हुआ है ना, युद्ध के मैदान में देख रहा है, अरे वो रहा, वहां से दुश्मन आ रहा, मतलब दुश्मन की सारी चालें हमको अपने आप ही पता चल जाएंगी। ऐसा सिस्टम प्रणाली डेवलप किया गया जिसका नाम है संजय। संजय आपको पता है ना, जो ये महाभारत में संजय क्या था, महाभारत में संजय धृतराष्ट्र को बताता है ना कि ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, एक दिव्य दृष्टि सी दी गई थी। पूरा महाभारत का जो युद्ध का मैदान था उस पर संजय की नजर थी, इसीलिए संजय नाम यहाँ पे रखा गया है। तो आप देखोगे एक ऐसा प्रणाली है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि सर्विलेंस करेगा, यानी कि निगरानी रखेगा। कैसी निगरानी रखेगा, तो बैटलफील्ड में, यानी कि युद्ध के मैदान में, ठीक है बच्चों, युद्ध के मैदान में पूरी रियल टाइम निगरानी रखेगा, ठीक है बच्चों, युद्ध के मैदान में रियल टाइम निगरानी रखेगा। रियल टाइम निगरानी का मतलब क्या होता है कि नजर रखेगा एक एक छोटी छोटी गतिविधियों पे। और इसका नाम क्या रखा गया, संजय। तो राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारा रक्षा मंत्री है, इसका उद्घाटन किया है, ठीक है बच्चों, राजनाथ सिंह, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है बच्चों, याद रखना, राजनाथ सिंह, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज है, ठीक है। और ये कब लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखना, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, सेना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 जनवरी वो दिन है जिस दिन इंडियन आर्मी को, भारतीयों को सौंप दिया गया था और अंग्रेजों के द्वारा सौंपा गया था, ठीक है। विच स्टेट लॉन्च्ड डिजास्टर अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि 2025 जनवरी में किस राज्य ने अपना आपदा चेतावनी तंत्र शुरू किया है, किस राज्य ने अपना आपदा चेतावनी तंत्र शुरू किया है, ठीक है बच्चों। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि तूफान आ रहा है, कोई भूकंप आ रहा है, कोई भी चीज आ रही है, तो एक वार्निंग सिस्टम पहले ही जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखोगे, केरला ने किया है, ठीक है बच्चों, क्या किया है, केरला ने किया है। और क्या किया है, आपदा चेतावनी तंत्र शुरू किया है, यानी कि एक इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम, ठीक है बच्चों, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर यानी कि जब आपदा आएगा, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम, तो एक वार्निंग अपने आप ही मिल जाएगी, ठीक है बच्चों, वार्निंग अपने आप ही मिल जाएगी, ठीक है, याद रखना। तो आपदा चेतावनी तंत्र शुरू किया गया है केरला के द्वारा, ठीक है बच्चों, कुछ टाइम पहले ही हम लोग फिर घर वर खाली करवा लेंगे लोगों से। और ये बहुत ही एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो केरला ने शुरू किया है, क्लियर पॉइंट। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, सभी को पता है। इसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है, भगवान की खुद का जगह भी कहा जाता है, ठीक है। अरब सागर के तट पर ये स्थित है। अभी एक और रिसेंट में एक और न्यूज बता रहा हूं, आप लोग शेयर कर रहा हूं। केरला जो है ना, केरल, तो इसका नाम बदल के क्या किया जा रहा है, केरलम। केरल जो है ना, केरल जो है, इसका नाम बदल के क्या किया जा रहा है, केरलम किया जा रहा है, केरलम
किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। केरलम क्यों? तो मलयालम जो लैंग्वेज है ना केरला की, मलयालम, ठीक है बच्चों, मलयालम जो भाषा है केरला की, इस भाषा में आप लोग क्या देखोगे, मलयालम भाषा में आप क्या देख रहे हो बच्चे, कि जो मलयालम भाषा है इसमें केरलम है, केरल नहीं है, केरलम है, ना कि केरला है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो क्या वो पिनरई विजयन जो है वहां के सीएम, उन्होंने क्या बोला कि भैया हम लोग यहाँ पे नाम चेंज कर रहे हैं। तो नाम चेंज को अप्रूवल मिल चुका है कैबिनेट से, यानी कि केंद्र सरकार से क्या अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है बच्चों, मंजूरी मिल चुकी है, केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। अब देखते हैं नाम कब तक बदल जाएगा, क्योंकि अभी नाम का प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा लंबा समय लगता है इस बारे में। ठीक है बच्चों, तो केरल ने अभी एक डिजास्टर अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किया है, आप लोग देखोगे 2025 में। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये पूरा का पूरा सेशन दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि जनवरी 2025 से लेकर के अभी तक का हम सारा का सारा करंट अफेयर कवर करेंगे, और इसी तरीके से फास्ट ट्रैक मोड पे करेंगे, पहले जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करके पूरा सेक्शन। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, और एग्जाम के में जितना करंट अफेयर आएगा उन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चहल एकेडमी के इस इनिशिएटिव, इस पहल मेरे संग से जुड़िए, संपर्क जरूर करेंगे बच्चों। आपका संपर्क हो सकता है आपका सिलेक्शन करवा दे 72nd बीपीएससी में, क्योंकि यहां पर आपको श्योरिटी दिया जा रहा है कि आपकी सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, अगर आप लोगों ने एक एक स्टेप को फॉलो किया है, एक एक ब्लूप्रिंट को फॉलो किया है। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरीके के तमाम क्वेश्चंस लेकर के, जो आपको हेल्प करने वाले हैं 72nd बीपीएससी क्लियर करने में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।